टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल। हमेशा टेम्पल के स्ट्रक्चर पे यूपीएससी पूछ ही लेता है। तो बेसिकली ये आपका नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर रहा है आर्किटेक्चर, ये स्टाइल है जो 5th सेंचुरी ड्यूरिंग द गुप्त डायनेस्टी, जो गुप्त डायनेस्टी थी, गुप्ता पीरियड था, उस काल में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था। नॉर्थ इंडिया में ये टिपिकल टू कंस्ट्रक्ट एन एंटायर टेम्पल ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म, ये पूरा मंदिर एक स्टोन प्लेटफॉर्म पे बनता था विथ स्टेप्स गोइंग अप टू इट, यानी कि अप टू इट होते थे, जो स्टेप्स होते थे वो ऊपर की तरफ होते थे। Furthermore, unlike in South India, it does not typically feature extensive boundary walls or gates. साउथ इंडिया के टेम्पल में आप देखेंगे वहाँ पे एक बाउंड्री वॉल्स होती है, जो कि आपके इस टेम्पल में नागर स्टाइल में नहीं होती है। नागर टेम्पल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन द शेप ऑफ शिखर। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। ये मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो शिखर की बात हुई है वो ये शिखर है। ठीक है, चलिए करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो मंदिर है, दीज मंदिर या टेम्पल्स आर बिल्ट ऑन अ रेस्ड प्लिंथ विद द गर्भगृह, जिसे सेंक्टम सेक्टोरम भी कहा जाता है, जहाँ पे भगवान की मूर्ति को रखा जाता है। सबसे सेक्रेड पार्ट होता है टेम्पल का, यानी कि ये वाला, ये गर्भगृह है, यहाँ भगवान है। देखो ये श्री कृष्ण जी या फिर कोई भी भगवान आप मान सकते हैं। ठीक है, ये कृष्ण जी भगवान है वैसे तो। ये गर्भगृह है, ये शिखर हो गया। प्लिंथ आपका ये प्लिंथ हो गया। ठीक है, ये मंडप्स हुए। ठीक है, और यही सबसे 4 इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। मंडप क्या है, प्लिंथ क्या है, शिखर क्या है, गर्भगृह क्या है। ठीक है, उसके बाद शिखर जो है माउंटेन पीक, द मोस्ट डिस्टिंग्विशेबल एस्पेक्ट ऑफ नागर स्टाइल टेम्पल्स है। गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर, ये टॉलेस्ट टावर यानी कि शिखर के अंदर है। अ टिपिकल नागर स्टाइल टेम्पल ऑल्सो कंप्राइजेज अ circumambulatory passage around the गर्भगृह and one or more मंडप्स यानी हॉल on the same axis as it is। ठीक है, as it elaborate murals and reliefs often adorn its walls। ठीक है, तो ये आपके वॉल्स में भी कहीं ना कहीं दर्शाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर है, इन्वायरमेंट। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको मिलान करना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, मतलब क्या ये इसके साथ केरला में है, ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। तो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में स्थित है। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में है। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में है। तो देखो ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है और बताना है कितना पेयर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मैंग्रोव्स के ऊपर। एक मैंग्रोव्स आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बायोसिस्टम में। ठीक है, तो ये एक बफर जोन की तरह, स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या है, करेक्ट बतानी है। दे एक्ट एज अ बफर बिटवीन द ओशन एंड द लैंड। दे प्रिवेंट इरोजन बाय एब्जॉर्बिंग wave action. Mangroves require carbon dioxide for their roots to survive. पिचवरम मैंग्रोव फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो कौन कौन सी सही है? पहली बिल्कुल सही है कि जो मैंग्रोव्स है ये टाइडल मार्शेस के साथ एक बफर की तरह काम करते हैं ओशन और लैंड के बीच में। ठीक है, ये बंगाल अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपका मैंग्रोव्स है। ठीक है, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये लैंड पार्ट है, तो इधर आपका मैंग्रोव्स है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। मैंग्रोव्स मार्शेस एंड सैंडी कोरल आइलैंड्स फॉर्म इन लो लाइंग एरिया फ्लडेड एंड ड्रेन्ड बाय टाइड्स। मैंग्रोव्स आर कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल प्लेसेस सच एज साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इक्वेटोरियल अफ्रीका एंड द लो लैटिट्यूड अमेरिकाज। ठीक है, दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इरोजन प्रिवेंशन बाय एब्जॉर्बिंग वेव मूवमेंट। They are also important hotspot of biodiversity. Hence statement 2 is also correct. ठीक है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि they not require carbon dioxide, instead they require oxygen. ठीक है, और ये जो पिचवरम मैंग्रोव्स है ये वेस्ट बंगाल में नहीं, नाम से ही पता चल रहा है साउथ इंडियन नेम है, ये तमिलनाडु के कुडलोर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट।
सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सिर्फ आपकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स ही सही है। क्यों ये क्वेश्चन आया न्यूज़ में? क्योंकि 2022 में पिचवरम मैंग्रोव्स को एक स्टेटस रामसर साइट का स्टेटस मिला है। रामसर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, रामसर साइट की फुल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ये एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए ये स्टेटस दिया जाता है। हाउएवर इन द वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज पिचवरम मैंग्रोव्स इकोसिस्टम हैज़ बिकम ससेप्टिबल एंड वल्नरेबल टू इकोलॉजिकल डैमेज, तो इसको भी खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी के ऊपर है। तो जो प्रोविज़न है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सभी को पता है एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी एक पोजीशन होती है स्टेट में, तो भाई वो संविधान में मेंशन्ड है? बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, नॉट एट ऑल। डिप्टी सीएम इंजॉयज द सेम पे एंड पर्क्स एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। कई राज्यों में ऐसा है कि जहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट सिर्फ बी ही करेक्ट है। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें, विच हैज़ लॉन्ग बीन अ फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स में तो रहा है लेकिन ये आपके उसमें नहीं है, संविधान में नहीं है। आर्टिकल 163 फर्स्ट क्लॉज कहता है संविधान का, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। तो कहीं पे भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जिक्र नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में समझे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है इट इज़ इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट मिनिस्टर इन द स्टेट। दूसरी, सीएम डिप्टी सीएम इंजॉयज the same pay and perks as a cabinet minister, hence second statement is also correct। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही है। देखो बिहार में भी आपके डिप्टी सीएम रहे, आंध्र प्रदेश में भी आपके जो है डिप्टी सीएम रह चुके हैं, 5 डिप्टी सीएम रह चुके हैं इस तरीके से। तो सीएम तो भैया कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ये दिस इज़ फॉर श्योर। ठीक है, फर्स्ट अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें इंडिया में तो अनुग्रह नारायण सिन्हा रहे हैं, अंडर द कास्ट राजपूत लीडर फ्रॉम औरंगाबाद हु वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पोर्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कामजोंग इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, भारत में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो म्यांमार बॉर्डर के साथ टच करता है, म्यांमार के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है भारत का, वो कौन से स्टेट में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, कामजोंग डिस्ट्रिक्ट जो है, अभी ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने कहा रिसेंटली कहा, आज आपका सैटरडे वेडनेसडे को ही कहा, दैट हीज गवर्नमेंट हैड डिटेक्टेड 5457 इलीगल इमिग्रेंट्स। तो इस जिले के अंदर लगभग 5500 जो है आपके इलीगल इमिग्रेंट्स फाइंड आउट हुए हैं एज ऑफ May 7th, आउट ऑफ विच बायोमेट्रिक डेटा ऑफ 5173 हैव बीन कलेक्टेड। अगर कोई इमिग्रेंट्स आते हैं तो सोच सकते हो कि आपके रिसोर्सेज का भी वहाँ पे थोड़ा सा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, तो वो किस तरीके से मैनेज होंगे रिसोर्स का आवंटन, ये एक प्राइम क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्योंकि उस एरिया के लोकल भी जनता होती है जिसको सारे रिसोर्सेज चाहिए। कामजोंग इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन मणिपुर दैट शेयर्स इट्स ईस्टर्न बॉर्डर विद द म्यांमार। देखिए ये आपका इधर है म्यांमार, ये आपका मणिपुर में स्थित है आपका कामजोंग जिला। ठीक है, Which article of the Indian Constitution declares the directive principles of the state policy are not enforceable in any court? कौन सा आर्टिकल ये कहता है? देखो जब बात होती है DPSP की या बात होती है फंडामेंटल राइट्स की, तो इसके आपको आर्टिकल्स भी याद करने हैं, खाली आपका उससे नहीं चलेगा, अंदर के मैटर से आर्टिकल्स को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल वैसे इसका 37 है। 37 ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि भाई ये 1950 में उन्होंने कहा कि भाई द प्रोविज़न, संविधान में कहता है कि द प्रोविज़न कंटेंट इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ये हम सबको पता है, जहाँ फंडामेंटल राइट फोर्सेबल है, इन्फोर्सेबल है बाय द कोर्ट, बाय द सुप्रीम कोर्ट, बाय द हाई कोर्ट, लेकिन वहीं पे आपका DPSP
इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि एक कॉमन पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकता अगर उसका कोई भी डीपीएसपी, कोई भी उसका जो भी उसको सुविधा मिल रही है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्टली नॉक नहीं कर सकता. बट इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, येस, एन इंडिविजुअल कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकन यूनियन, आपका आईआर पे है. It is a regional organization of 48 member countries, all from the African continent. It was founded in 1963. It's headquartered in the Addis Ababa, Ethiopia. कौन कौन सी सही है, कितनी सही है, ये बताना है. सबसे पहली बात तो इसके 55 मेंबर्स है, 48 नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई. दूसरी बात, अफ्रीकन यूनियन फाउंड हुआ था 2001 में, ना कि आपके 1963 में. 1963 में ये इंटेंशन रखी थी कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी से. ठीक है. तो एक तो ये क्लियर हो गया आपका. तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है. थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो एडिस अबाबा में है, बिल्कुल सही है, इथियोपिया. तो ऑप्शन 1 यानी ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. इसी तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशंस याद रखने हैं. हाल ही में अल्फा फोल्ड 3 ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था. ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, नॉन फंजिबल टोकन, रैंसमवेयर. तो ये आपका बेसिकली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल. बेसिकली ये एक रेवोल्यूशनरी मॉडल है विच कैन प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर एंड इंट्रैक्शंस. लाइफ की जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स का आपस में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इंट्रैक्शंस कैसे होता है, ये वो प्रिडिक्ट कर सकता है. तो ये डेवलप किया है गूगल डीप माइंड ने एंड आइसोमॉर्फिक लैब्स ने. ठीक है. बाय एक्यूरेटली प्रिडिक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, legends and more, how they interact, we hope it will transform our understanding of the biological world and drug discovery. मेडिसिन्स में पता चल जाएगा, मेडिकल लाइन में ये बहुत बड़ा सिद्ध कर सकता है, सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये डीएनए, आरएनए, पूरी लाइफ, पूरे सेल्स इसी पे चल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा गे क्रेटर. क्रेटर सभी को पता है क्या होता है. देखो इस तरीके से आपका क्रेटर है. ठीक है. चलिए, ये क्रेटर जो है ये पाया गया है, अभी न्यूज़ में था. ठीक है. ये कौन सी कंट्री में स्थित है? कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, रशिया. रशिया में स्थित है. ठीक है. तो इसको गेटवे टू अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है. ठीक है. ये रिवील कर रहा है, इसका हर साल ग्रोथ हो रही है एज अ परमाफ्रॉस्ट थॉस. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. ये साइबेरिया, रशिया में स्थित है. इसे डोरवे टू हेल भी कहा जाता है. This crater formed due to thawing permafrost has expanded significantly since the 1960s, accelerated by deforestation and climate change. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा एक्सलरेट हो रहा है. 1991 से अगर 2018 का पीरियड देखें तो इसकी ग्रोथ ट्रिपल हुई है. ठीक है. विच इंडिकेट अलार्मिंग पेस ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज इन द रीजन. वहाँ पे उस रीजन में बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनबो ब्रिज. आपको पेयर बताने हैं कौन सा पेयर सही मैच हुआ है. बेसिकली ये आपका बॉर्डर है, ये पॉइंट है, क्रॉसिंग पॉइंट है. जैसे वाघा बॉर्डर इंडिया एंड पाकिस्तान में स्थित है, ये हम सबको पता है, ये तो करेक्ट सभी कह देंगे, सही मिलान है. दूसरा फाइंड आउट करते हैं. रेनबो ब्रिज नाइजीरिया चार्ट के बीच में है. फ्रेंडशिप ब्रिज चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में है. रफा क्रॉसिंग गाज़ा एंड इजिप्ट के बीच में है. देखो आपका रेनबो ब्रिज यूएसए कनाडा के बीच में है. वाघा बॉर्डर तो बिल्कुल सही है. फ्रेंडशिप ब्रिज थाईलैंड एंड लाओस में है, यानी वो भी गलत हो गया. राफा क्रॉसिंग गाज़ा एंड इजिप्ट में सही है. तो यानी कि दूसरा एंड फोर्थ ओनली 2 स्टेटमेंट्स, 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. ठीक है. विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई करंट अफेयर सेशन हेयर only. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Good day.